रुतबे का दौर के बारे में अध्ययन करेंगे। बालकों, जैसा कि हमने पहले अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौती में आपको प्रारंभ में बताया था कि स्वतंत्र भारत के समक्ष 3 प्रमुख चुनौतियां थी। पहली चुनौती आपको बताई थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती, और इस चुनौती को भारत ने किस प्रकार सामना किया, किस प्रकार दूर किया, उसका अध्ययन हमने पहले अध्याय में किया था। दूसरी जो चुनौती थी भारत के समक्ष वो थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। इस अध्याय में हम देखेंगे कि भारत में किस प्रकार से लोकतंत्र कायम हुआ और वह लोकतंत्र आज तक चल रहा है। बालक बालिकाओं, देखिए कि भारत जब आज़ाद हुआ, किन कठिन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ, उन परिस्थितियों को देखें तो भारत में लोकतंत्र स्थापित करना सबसे बड़ी एक चुनौती थी। क्योंकि हम इतिहास पटल पर देखते हैं तो उस समय उपनिवेशवाद से विश्व के जो अन्य देश स्वतंत्र हुए थे, उन्होंने, हम देखते हैं कि उन्होंने लोकतंत्र शासन की बात कहकर आज़ादी प्राप्त की थी, लेकिन उनमें से अधिकांश देशों ने लोकतंत्र स्थापित नहीं किया, क्योंकि उनको भय था कि कहीं देश पुनः गुलाम न हो जाए। बहुत से देशों में देखते हैं कि एक व्यक्ति ही सर्वसर्वा बन गया, अर्थात तानाशाही बन गया। क्या बन गया? तानाशाही। बहुत से देशों में एक व्यक्ति ने ही सत्ता अपने हाथों में रखी, जिसे तानाशाही संज्ञा दी गई। कुछ देशों में एक पार्टी यानी एक दल का ही शासन स्थापित किया गया। कुछ देशों में ये कहते हुए कि कुछ समय के लिए ये शासन व्यवस्था है, और जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो लोकतंत्र स्थापित कर दिया जाएगा, लेकिन कालांतर में ऐसा नहीं हो पाया। कुछ देशों में सेना ने सत्ता अपने हाथों में रखी। भारत में भी परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारे जो नेता थे, हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, उसका मुख्य आधार स्तंभ लोकतंत्र था, और हमारे जो नेता थे वह भी लोकतंत्र में पूर्णतः आस्था रखते थे। उनका दृढ़ संकल्प था कि परिस्थितियां कैसी ही क्यों ना हो, हमें लोकतंत्र स्थापित करना है। हमारे जो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनका लोकतंत्र में अटूट विश्वास था। हमारी जो संविधान सभा थी, क्या थी? संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनका भी लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास था कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हम लोकतंत्र स्थापित करेंगे। बालकों, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ। उससे पूर्व ही संविधान सभा का गठन हो चुका था, और हमारा जो संविधान है, उस संविधान में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए एक ऐसे निकाय के गठन का प्रावधान कर दिया गया था जो भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवा सके,
और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारा जो भारतीय संविधान है, क्या है, भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान में भाग 15, कौन से भाग 15, अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य, 324 से 329 के मध्य निर्वाचन आयोग के गठन व कार्य का क्या है, प्रावधान है। देखिए विद्यार्थियों, अब आपसे पूछा जाए कि निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस भाग में है, तो भाग 15 है, अनुच्छेद 324 से 329 है। यानी कि भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए एक आयोग है। अब ये जो प्रावधान किसमें है, बात को संविधान में है, किसमें है, संविधान में है। और ये संविधान किसके द्वारा बनाया गया था, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। और संविधान सभा का गठन देश की आजादी से पूर्व हो चुका था। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जो नेता हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हो उनसे हम राह निकाल लेंगे। रास्ते कितने ही कंटीले क्यों ना हो, राह हम बना लेंगे। मंजिल को पाने के लिए कुछ भी हो हम जहां लगा देंगे। तो बालकों, अब आपके लिए राह कैसे भी क्यों ना हो, हमें भी हमारी मंजिल पाने के लिए बालकों परीक्षा नजदीक है, तैयारी करते रहें। अब देखते हैं आगे कि भारतीय जो संविधान है उसके भाग 15 में निर्वाचन आयोग का गठन है वह कार्य है। तो ये जो निर्वाचन आयोग है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है बालकों, एक संवैधानिक निकाय है। क्या है, संवैधानिक निकाय। क्या है, संवैधानिक निकाय है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन कर रहा होगा कि संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं। तो बालकों, ऐसा आयोग या संस्था जिसका हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है उसे संवैधानिक निकाय कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था। संविधान लागू कब हुआ था भाई, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो बालकों यहाँ 2 ऑप्शन बनते हैं, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो आपका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए बालकों कि हमारा जो भारतीय संविधान है वह अंगीकृत 26 नवंबर को हो गया। लागू की बात करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को किया गया। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, ऐसा क्यों किया गया, उसी दिन लागू भी कर लेते, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया। तो बालकों आपको मैं बता दूं कि हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में ये घोषणा की थी कि भारत की जनता 26 जनवरी 1930 से अपना
स्वराज्य दिवस मनाएगी। अतः 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार स्वराज्य दिवस मनाया गया और बालकों इस 26 तारीख को हर वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, भारतीय जनता द्वारा स्वराज्य दिवस मनाया जाता रहा था। और हमारा जो देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, अतः अब हमारा स्वराज्य दिवस या यूं कहे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाना प्रारंभ हो गया। जिस 26 तारीख को हम स्वराज्य दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे, उसको भविष्य में भी मनाते हैं। इसलिए हमारे संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया, ताकि जिस दिन को हम स्वराज्य दिवस के रूप में मनाते थे, अब उसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अर्थात इसलिए हमारा ये क्या हुआ? लागू हुआ भारतीय संविधान। 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। क्या हुआ? निर्वाचन आयोग का गठन हुआ 25 जनवरी 1950 को। और हमारा जो ये निर्वाचन आयोग है, इसके प्रथम निर्वाचन आयुक्त मोस्ट पर्सन है, छोटा क्वेश्चन आ सकता है। निर्वाचन जो आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन थे। तो भारत निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। तो बालकों, हमारा जो निर्वाचन आयोग है, ये प्रारंभ में एक सदस्य था। क्या था? एक सदस्य था। अब देखिए, निर्वाचन आयोग का गठन हो गया 25 जनवरी को, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को। अब निर्वाचन आयोग के समक्ष ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि चुनाव किस प्रकार करवाए जाएं, ताकि चुनाव की निष्पक्षता, स्वतंत्रता व निष्ठा और विश्वास बना रहे। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। अब निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में हो गया। अब निर्वाचन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि चुनाव किस रीति से करवाया जाए। अतः निर्वाचन आयोग ने चुनाव करवाने के लिए मतदाता सूची तैयार करवाई। क्या करवाई? मतदाता सूची तैयार करवाई। यानी कि इस सूची में जो वयस्क व्यक्ति हैं जो मतदान करेंगे, उनका आंकड़ा तैयार किया गया। प्रारंभ में 21 वर्ष के भारतीयों को 21 वर्ष के भारतीयों को वयस्क मताधिकारी माना गया। अर्थात भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, जब मतदाता सूची तैयार हुई, प्रकाशित हुई, तो पाया गया कि 40 लाख, कितने लाख? 40 लाख महिलाएं के नाम सूची में दर्ज होने से वंचित हो गए तथा अधिकांश महिलाओं के जो नाम हैं, हमारी प्राचीन जो रूढ़िवादिता है
उसके आधार पर फलां की बीबी, फलां की बेटी, अल्लाह की बीबी के रूप में नाम दर्ज किए गए। यानी कि महिलाओं को जब वह शादीशुदा नहीं है तो उसकी बेटी, शादीशुदा है अल्लाह की, या उसकी बीबी के रूप में नाम दर्ज कर दिया गया, यानी उनका खुद का नाम नहीं जोड़ा गया। निर्वाचन आयोग ने इस प्रकार की सूची को मानने से इनकार कर दिया गया, अतः दोबारा सूची तैयार की गई। दूसरा है कि स्वतंत्र भारत के समय, उस समय 17 करोड़, कितने करोड़? 17 करोड़ मतदाता थे। 17 करोड़ क्या थे? मतदाता थे। अब इतने बड़े व्यापक मतदाताओं को, जिन्होंने कभी मत का प्रयोग नहीं किया था, मत का प्रयोग करने के लिए, जागरूक करने के लिए किस प्रकार से मतदान की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, उसके लिए बालकों 3 लाख कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। 3 लाख कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। अब हम देखते हैं कि भारत के 17 करोड़ मतदाताओं को देश के विभिन्न राज्यों में 3200 विधायकों और 489 लोकसभा सदस्यों के भाग्यों का फैसला करना था। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है कि प्रारंभ में या स्वतंत्र भारत में कितने मतदाता थे? तो आप बताएंगे 17 करोड़ मतदाता। उन्होंने कितने विधायकों के भाग्य का फैसला किया? 3200। प्रथम लोकसभा के चुनाव कितने सीटों के लिए हुए? 489। मतदाता सूची तैयार हो गई। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया। मतदाता कितने थे? कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर दिया गया। अब बात आती है परिसीमन की। परिसीमन अर्थ, इसका अर्थ है कि बालकों, इसमें क्षेत्र बनाया गया कि ये एक क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र है, इसमें ये जगह शामिल की जाएगी। यानी यूं कहे कि परिसीमन आयोग का गठन किया गया, जिसका काम था कि लोकसभा व विधानसभा का क्षेत्र निर्धारित करना। ये कार्य किसका होता है? परिसीमन आयोग का होता है। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन 1951-52 में किया गया था। और परिसीमन जो आयोग होता है उसका अध्यक्ष भी उस समय का जो चुनाव आयुक्त होता है वही होता है, वही होता है। परिसीमन आयोग ने भारत के विभिन्न भागों को लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया। लोकसभा के कितने क्षेत्रों में बांटा? 489। कितने बांट दिया? 489 में। विधानसभा के क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा? 3200 में। अब इनमें चुनाव होने थे। अब हमारे देखते हैं कि ये कार्य निर्वाचन आयोग ने कर लिए। अब उस समय हम देखते हैं सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत की अधिकांश जनता गरीब व असाक्षर थी। देश की आजादी के समय मात्र 15% लोग ही साक्षर थे। क्या थे? साक्षर थे। यह भी एक चुनौती थी। कहते हैं कि हमारी एक अखबार है हिंदुस्तान, उसके एक संपादक ने कहा कि
यह इस प्रकार चुनाव प्रक्रिया है वह विश्व इतिहास का सबसे बड़ा जुआ होगा। क्या होगा? जुआ होगा। एक पत्रिका जिसका नाम है ऑर्गेनाइजर, क्या नाम है? ऑर्गेनाइजर के संपादक ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते हुए ही ये देख लेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते हुए भी देख लेंगे कि भारत में किस प्रकार से लोकतंत्र असफल रहा। हिंदुस्तान टाइम्स के एक अंग्रेजों अधिकारी ने व्यंग किया कि विश्व इतिहास में यह देखा जाएगा कि किस प्रकार निरक्षर गरीब जनता लोकतंत्र की नौटंकी करते हुए देखी जाएगी। कहने का मतलब है कि भारत सरकार द्वारा, भारत के नेताओं द्वारा जो लोकतंत्र स्थापित करने के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, पूरे विश्व पटल पर उसका मजाक बनाया जा रहा था। लेकिन इस बातों पर गौर न करते हुए भारत के नेता और हमारे जो निर्वाचन आयोग है वो अपने कार्य में संलग्न था। बालक बालिकाओं 1951 में 2 बार चुनावों को स्थगित करना पड़ा और भारत में प्रथम जो चुनाव है वह अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के मध्य हुए। 1952 के मध्य हुए। आम भाषा में इन्हें 1952 के चुनाव माना जाता है क्योंकि अधिकांश चुनाव 1952 में हुए और प्रथम आम चुनाव में भारत के 50% से अधिक लोगों ने भाग लिया और जिस लोकतंत्र के बारे में विश्व पटल पर विभिन्न प्रकार की बातें हो रही थी उन सब के मुंह बंद हो गए और भारत में क्या हुआ? लोकतंत्र कायम हुआ। और इसमें जो प्रत्याशी विजय हुए और जो प्रत्याशी पराजित हुए उन्होंने भी चुनावों को लेकर निष्पक्षता व विश्वसनीयता जाहिर की और उसे स्वीकार किया। इस प्रकार से भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ। ये था भारत का प्रथम चुनाव। बालकों, अभी आप पर देखते हैं कि आपको जो ध्यान रखना है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। निर्वाचन आयोग का गठन है वह 25 जनवरी 1950 को किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। निर्वाचन आयोग का जो गठन है संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया जाता है और ये क्या था? एक सदस्य ही था। सन 1989 में, कब? 1989 में निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया। क्या बनाया गया? बहुसदस्यीय बनाया गया। लेकिन इसे पुनः 1951 में एक सदस्यीय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एक सदस्यीय कर दिया गया। 1993 से इसे पुनः क्या किया गया? बहुसदस्यीय बनाया गया। यानी वर्तमान में जो निर्वाचन आयोग है वो क्या है? बहुसदस्यीय है। इसके 3 सदस्य हैं। कितने? 3 सदस्य हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं निर्वाचन आयुक्त। तो अब ये क्या है? 3 सदस्य हैं। अगर आपको पूछा जाए कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग है 3 सदस्य हैं। वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम है
सुशील चंद्रा। क्या नाम है? सुशील चंद्रा। इस प्रकार बालकों, आज हमने जाना कि निर्वाचन आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, और भारत में किन परिस्थितियों में किस प्रकार से लोकतंत्र को स्थापित किया गया। बालकों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि परीक्षा नज़दीक है और अब तैयारी के लिए ना दिन देखिए ना रात देखिए, मेहनत करते जाइए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।